नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। मंडी.com में एक बार फिर हम हाजिर हैं, बात लेकर किसानों की, बात लेकर खेती की। और आज के मंडी.com में एक बहुत ही खास मेहमान को हमने अपने साथ जोड़ा है, एक बहुत ही खास किसान को अपने साथ जोड़ा है, जिनसे हम आपका कार्यक्रम के दौरान परिचय कराएंगे। लेकिन उनका परिचय कराने से पहले एक झलक उनके काम की आपको दे देते हैं। वैसे तो हमारे आज के मेहमान नरेंद्र सिंह चौहान हैं, जो खेती में एक प्रगतिशील किसान के तौर पे जाने जाते हैं और उन्होंने वर्मी कंपोस्ट से लेके खेती के कई सारे प्रयोग किए हैं। लेकिन जो सबसे जबरदस्त प्रयोग कहा जा सकता है चौहान जी का, वो ये है कि ये हरियाणा के करनाल में रहकर बादाम और सेब तक की खेती कर रहे हैं। खेती ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि सैकड़ों ऐसे किसान हैं जिनको इन्होंने ये खेती सिखाई भी है और उनको उन्होंने पौधों से और दूसरे जो जो नो हाउ होते हैं उनसे उनकी मदद भी की है। तो मिलते हैं नरेंद्र सिंह चौहान जी से। चौहान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंडी.com में। धन्यवाद सर। नरेंद्र जी, बातचीत की शुरुआत मैं करना चाहता हूं। हालांकि जो मैंने बात कही है और मेरे ख्याल से मेरे जो किसान दर्शक हैं वो बहुत ही उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि किस तरह से करनाल में बैठ के आप बादाम और सेब उगा रहे हैं, लेकिन इस पर हम थोड़ा बाद में आएंगे। पहले मैं आपको इस खेती की जर्नी, सफर आपका है, उसको थोड़ा समझना चाहता हूं। कैसे आपने खेती शुरू की और किस तरह से ये जो ऑफ द बीट खेती कह सकते हैं, रास्ते से हट के जो खेती आपने करनी शुरू की, वो कैसे शुरू किया? देखिए सर, ऐसा है कि मेरी बैकग्राउंड जो रही है वो खेती बाड़ी से रही है। हमारा पेरेंटल जो फार्म है, 60 एकड़ का फार्म, हमारे फादर खेती पे ही निर्भर करते थे। उसी खेती के सहारे हमें चार भाई, हम चारों को पढ़ाया लिखाया। तो शुरू से ही इंटरेस्ट मेरा खेती में ही बना रहा। दूसरा, हमारे पिताजी ने बागवानी भी की, उसमें हम अपने पिताजी की लगातार इमदाद करते थे। जैसे पौधों में पानी देना, खाद देना, वो उससे हम सीखते भी रहे और काम भी करते रहे। ऐसे ही करते करते मैं 11th क्लास में पहुंच गया। 11th क्लास में मैंने देखा कि किसी ने मधुमक्खी पालन किया हुआ था, डीडी न्यूज पे आया था, तो उसने अपने पूरे शरीर पे मधुमक्खी बिठाई थी। तो वो चीज देख के मेरे मन में आया कि मधुमक्खी पालन मैं भी करूंगा। तो मैंने फिर स्टेट गवर्नमेंट का जो बी कीपिंग डिपार्टमेंट है उससे ट्रेनिंग ली यमुनानगर जाके, और मैंने 11वीं क्लास से ही मधुमक्खी पालन का शौक किया, मतलब पालनी शुरू की। बट वो शौक से मैंने देखभाल बहुत अच्छे से की, तो कब वो मेरा प्रोफेशन बन गया, यानी कि मधुमक्खी इतनी अच्छे से बढ़ती चली गई कि मैं ज्यादा से ज्यादा डिब्बे मुझे फिर बनाने पड़े। और उस टाइम पढ़ाई के टाइम मेरे पास पैसे नहीं होते थे, पर हमारे फार्म पे सफेदे खड़े थे बहुत से, उनमें से तूफान में टूटते रहते थे। उनसे मैंने चिरवा के अपने आप, क्योंकि पैसे खर्च करने के लिए एक जिम्मेदार के पास इतना पैसा नहीं होता कि 4 बच्चे जिसके पढ़ रहे हो, 2 बहनें भी थी वो भी पढ़ रही थी, तो पर मैंने पैसे नहीं थे तो डिब्बे चिरवा के अपने आप मैंने मधुमक्खी के डिब्बे बना लिए और उनको आगे बढ़ाता चला गया। तो हुआ ये कि BA फर्स्ट ईयर से मेरे पास मधुमक्खी पालन से इतना पैसा आने लग गया, शहद बेच के और मधुमक्खी बेच के, कि मैंने घर वालों से पैसे लेने बंद कर दिए। बल्कि कभी जरूरत पड़ती तो मैं घर वालों को पैसे दे देता था, पढ़ाई के लिए मैंने पैसे नहीं लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैंने किया है, MSW किया है, पर घर वालों से मैंने कभी उसके लिए, पढ़ाई के लिए, किताबों के लिए कोई पैसा नहीं लिया। और जैसे ही मैंने MSW में एडमिशन लिया तो मैंने एक मोटरसाइकिल भी अपने ही पैसों से ली थी और पूरी स्टडी मैंने मधुमक्खी पालन से ही की। एक तरह से बालपन में ही आप जो पढ़ाई कर रहे थे उसी समय आपको इंडिपेंडेंट बना सकती है खेती, आत्मनिर्भर किसान का। हाँ, बिल्कुल बना सकते। प्रधानमंत्री ने सपना देखा है वो कैसे पूरा किया जा सकता है, यहाँ बिल्कुल किया जा सकता है। मधुमक्खी पालन से एक तरह से आपकी शुरुआत हुई कृषि की यात्रा की, लेकिन वर्मी कंपोस्ट बहुत सारा काम आपने किया है, वहां पर कैसे आप पहुंचे? वर्मी कंपोस्ट में फिर ऐसा हुआ ना, जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 2 साल मैंने चंडीगढ़ नौकरी की, वहां मेरा दिल नहीं लगा नौकरी में। तो वहां रहते रहते मैंने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में नर्सरी के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। तो नर्सरी का जैसे ही मुझे लाइसेंस मिल गया तो मैं नौकरी छोड़ के आ गया और आके मैंने नर्सरी डेवलप कर ली। अब नर्सरी में पौधे वगैरह तैयार करने के लिए हमें वर्मी कंपोस्ट मोल खरीदनी पड़ती थी और पशु मेरे घर के थे 10-15। तो मेरे मन में आया कि मैं क्यों ना अपना वर्मी कंपोस्ट तैयार करूं। तो मैंने फिर
फॉरेस्ट वालों से भी ट्रेनिंग ली, फिर वहां मूर्थल जाके ट्रेनिंग ली। ऐसे ट्रेनिंग लेके मैंने वर्मी कंपोस्ट अपना बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से वर्मी कंपोस्ट में मैं आया, क्योंकि मेरी नीड थी, जरूरत थी पौधे भरने के लिए, तैयार करने के लिए। नरेंद्र जी, खेती आपने की और आप अपने कहीं खेती कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे कब ऐसा हुआ कि आप दूसरे किसानों को ट्रेनिंग देना, उनको मदद करना, वो जो शुरुआत आपने की वो कैसे हुआ और फिर इसका किस तरह से काम बढ़ा आपका? वैसे मैं अपना नर्सरी चला रहा था ना, तो किसान मेरे पास आते, उनको खेती में कोई दिक्कत होती तो मैं उनको बताता, भाई तुम ऐसे कर सकते हो, ये कर सकते हो अच्छे। और मैंने हिसार यूनिवर्सिटी से अपनी एग्रीकल्चर की बुक लगाई हुई थी, मंथली आती थी, उसमें भी नए नए बीजों की और बीमारियों की जानकारी मिलती रहती थी। किसान मेरे पास जुड़ते चले गए, तो उनको मैं हॉर्टिकल्चर में, वर्मी कंपोस्ट में जिस तरह भी वो जानकारी मांगते जो मुझे होती मैं उनको बताता। इस तरह से मेरे से किसान जुड़ते चले गए। अच्छा, मार्केटिंग से क्योंकि आपने नयन जी बताया कि जब मधुमक्खी आप पालन कर रहे थे तो साथ में आपने उसकी मार्केटिंग भी शुरू कर दी, तो ये मार्केटिंग के लिए किस तरह से आपने सोचा और क्या अप्रोच था आपका, कैसे बेचते थे आपने? क्या ब्रांडिंग की उसकी, या कैसे उसको आप एंड कंज्यूमर तक कैसे पहुंचा? ना ऐसा कि अपना जो नर्सरी है वो जीटी रोड पे है बिल्कुल। तो जीटी रोड के ऊपर स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा कि मैंने बताया ना, शुरू में तो मेरे पास पैसे की दिक्कत थी, तो मैंने क्या किया, ग्लूकोज की जो कंच की बोतलें होती है ना, उनमें भर के मैंने फार्मर्स को शहद बेचना शुरू किया। उस टाइम तो सिर्फ 15 रुपए किलो के हिसाब से मैं शहद देता था। तो बाद में फिर मुझे पता लगा भी दिल्ली से हनी जार मिल सकते हैं, फिर वहां से हनी जार ला करके नर्सरी पे रख के शहद बेचता रहा मैं। फिर जब ज्यादा होने लग गया तो मैं थोक में, जैसे ये दूसरे शहद के थोक वाले होते हैं, वो फिर हमारे फार्म से ही ले जाते थे, अपने जोगा रख के मैं उनको दे देता था। इस तरह से सेल होता रहा। जी, हमारी ये चर्चा नयन जी अभी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे और फिर से इस नरेंद्र सिंह चौहान की कहानी को जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज प्रगतिशील किसान नरेंद्र सिंह चौहान से, जो हरियाणा के करनाल से हमारे साथ हुए हैं। और नरेंद्र सिंह चौहान एक किसान होने के साथ साथ एक कह सकते हैं आप कि लगातार प्रयोग करने वाले एक कृषि वैज्ञानिक भी उनको कह सकते हैं, और साथ ही उन्होंने मार्केटिंग में भी हाथ आजमाया है और सफलतापूर्वक मार्केटिंग भी की है। इसके साथ ही कृषि से जो संबद्ध दूसरे क्षेत्र होते हैं, जैसे बी कीपिंग है, जैसे वर्मी कंपोस्ट बनाना है, उसमें भी सफलतापूर्वक उन्होंने काम किया है। आपने पारंपरिक खेती को बहुत छोड़कर कई नए प्रयोग किए, नई फसलों की ओर अपने को लेके आप गए। कैसे हुआ ये? कैसे पारंपरिक खेती में आपको क्या कोई अनुभव आपका ऐसा था कि आपने नई फसलों की तलाश की, या आपने जानबूझकर कुछ नया प्रयोग करने के लिए ऐसा किया? देखिए, ऐसा कि गेहूं जीरी जो हम करते हैं ना, उसमें तो हम सिर्फ आड़ती के पैसे उतारने लायक ही रह जाते हैं। जितना हम उसमें खर्चा करते हैं उससे थोड़ा बहुत ही मिलता है। हम कह सकते हैं भी हमारी मेहनत वाला ही उसमें मिलता है। तो उस चीज को मुझे लगा भी इसमें हमें बचत नहीं है। तो उसके साथ साथ मैंने हॉर्टिकल्चर में पूरा मेरा इंटरेस्ट भी था, और हॉर्टिकल्चर से ये अभी खर्चा कुछ नहीं करना है। एक बार पौधा लगा लिया, उसकी नलाई गुडाई करनी है, देसी खाद डालनी है, जो कि जिम्मेदार के पास बहुत होती है। और मैंने तो फिर वर्मी कंपोस्ट भी बनानी शुरू कर दी थी। वर्मी कंपोस्ट अगर हम फार्म के अंदर अपने बागवानी में यूज करते हैं तो हमें दूसरी अंग्रेजी खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वर्मी कंपोस्ट जो बागवानी की जाएगी ना, उसमें बीमारियां भी कम से कम आती हैं। जैसे एक देसी घी खाने वाला जो बंदा होता है, उसकी इम्यूनिटी पावर ज्यादा होती है, वो जल्दी सी बीमारियों में नहीं घिरता। और जो ये फास्ट फूड खाने वाले बच्चे होते हैं, वो जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं। तो अगर हम अपने बाग में बागवानी को वर्मी कंपोस्ट देते हैं या गोबर की गली सड़ी खाद तैयार करके वो देते हैं, तो हमारी बागवानी में फ्रूटिंग तो ज्यादा आएगी, बीमारियां भी कम से कम आएगी। तो बागवानी में कौन कौन सी फसलों पर आपने ज्यादा काम किया? ज्यादा तो आम और अमरूद और अंगूर की फिर सेल नहीं हुई, बहुत सस्ता बिकता था तो अंगूर मैंने खत्म कर दिया था। ज्यादा मैंने अमरूद और आम पे रखा। उसके बाद फिर आड़ू, नाशपाती, बबूगोसा, इनकी साइडों में पौधे लगाए।
और कटहल वगैरह भी बहुत अच्छे से कामयाब हुआ है। कटहल का तो बल्कि इतना है कि एक पेड़ से मैं कहता हूँ कि 20 क्विंटल के आसपास कटहल उतर जाता है। मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहूंगा, जो मैंने बिल्कुल कार्यक्रम की शुरुआत में आपका परिचय कराते हुए अपने दर्शकों को बताया था कि आप बादाम और सेब की खेती करते हैं, और अभी अभी आपने अंगूर का भी जिक्र किया कि आपने अंगूर भी पैदा किया और आपने छोड़ा इसलिए कि बाजार नहीं मिला, यानी सब खेती में आप सफल रहे। तो ये कैसे आपने किया है? क्योंकि अंगूर की खेती करनाल में, बादाम की खेती, सेब की खेती, ये खेती की ओर आप कैसे गए और कैसे आपने ये खोज निकाला कि इन जगहों पे भी ये खेती हो सकती है? देखिए, अंगूर तो यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, पर एक ही वैरायटी होती है सीडलेस परलेट। उसमें बम्पर मतलब कि क्रॉप आती थी, बट उसकी जो रख रखाव का टाइम है ना बहुत कम है। पकने के बाद वो दूसरे दिन खराब होना शुरू हो जाता है, और मार्केट में जब ले जाते हैं तो उसका कीमत हमें मिलती नहीं, इसलिए मैंने अंगूर तो वहां खत्म कर दिया। दूसरा रही बात सेब और बादाम की। बादाम मुझे 96 में ये वैरायटी ही मैंने बनाई थी, अखनूर से मैं लेके आया था, गुरबंदी वैरायटी के कल में लेके आया, ग्राफ्ट करके मैंने तैयार की और अपना ही मैंने इसको नाम दिया था राणा गुरबंदी 96। और इस पे इतना फल आता है कि इतने पेड़ पे पत्ते में जितना फल आता है। और बादाम सारा का सारा यही लोकल मंडी में ही, या लोकल जो आसपास के लोग हैं वो भी फार्म से ले जाते हैं, और ज्यादा होता है तो मैं मंडी में फ्रूट वाली दुकानों पे दे देता हूँ। 80 रुपए से 160 रुपए किलो तक मेरा बड़े आराम से बिक जाता है। मैं उनकी डिमांड भी पूरी नहीं कर सकता। तो ये बादाम जो आमतौर पे बाजारों में हमें बादाम मिलते हैं, जो भूरे रंग के होते हैं, वो वाले बादाम हैं या कुछ अलग हैं उनके रंग? वही बादाम है। अगर इसको हम पका लेंगे तो ब्राउन कलर का हो जाएगा, पकने के बाद अपने आप नीचे गिर जाता है, फिर इसमें बादाम बन गया समझो। जब तक ऊपर लगा हुआ है तो इसके अंदर कच्चा बादाम रहता है, वही बादाम है। बादाम किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, बादाम सदा फार्मर्स की खेतों में ही उगता है, और वही बादाम मैं अपने खेतों में उगा रहा हूं जो मंडी में मिलता है या दुकानों पे मिलता है। तो ये बादाम आमतौर पे हमारे दूसरे किसानों के लिए अगर मैं आपसे समझना चाहूँ नरेंद्र जी, तो इसका किस तरह का मौसम या किस तरह का तापमान या कितना पानी क्या जरूरत होती है, और क्यों ऐसा है कि आमतौर पे बादाम वगैरह तो माना जाता है कि अरब देशों में ज्यादा ये सूखे मेवे जो होते हैं, और जो उनकी वातावरण जैसा उनको चाहिए वैसा हमारे यहाँ नहीं है, ऐसा माना जाता है। इसमें आपका क्या अनुभव? मेरा यह अनुभव है कि अभी तक अगर हिंदुस्तान के हिसाब से हम देखें तो ये वहां होता था पहाड़ों में, शिमला में, जम्मू कश्मीर में, उधर बादाम ज्यादा पैदा होता है क्योंकि जहां पे पतझड़ आती है, अच्छे से बर्फ गिरता है, वहां ये कागजी बादाम अच्छे से होता है। बट जब मैंने देखा कि अखनूर एरिया में 46 डिग्री टेम्परेचर वहां पे बादाम हो रहा है, तो वहां मैंने फौजियों को पूछा कि यहाँ पे कभी बर्फ गिरती है? उन्होंने कहा यहाँ कभी बर्फ नहीं गिरती, यहाँ तो गर्मियों में आग बरसती है। तो मेरे मन में आया जब यहाँ बिना बर्फ के ये बादाम हो सकता है तो ये वैरायटी मेरे वहां भी हो सकती है। वहां से मैं कल में लेके आया, यहाँ पे मैंने ग्राफ्ट करके तैयार किया और ये पूरी तरह से यहाँ पे कामयाब हो गया। जी जी नरेंद्र जी, अभी फिलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक से लौटेंगे और ये बादाम की कहानी को पूरी करेंगे और फिर बहुत जल्दी से आपसे सेब की कहानी भी समझेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। ब्रेक से लौटने के बाद नरेंद्र सिंह चौहान से हमारी बातचीत जारी रहे। स्वागत है आपका एक बार फिर मंडी.com में। हम आज बात कर रहे हैं प्रगतिशील किसान नरेंद्र सिंह चौहान से। नरेंद्र सिंह चौहान जो रहने वाले तो हरियाणा के करनाल के हैं, लेकिन वहीं पर खेती करते हुए उन्होंने अपने पैतृक जो खेत जमीन उनको मिली उस पे उन्होंने कई तरह की खेती के प्रयोग किए हैं, जिनकी अभी हमने कार्यक्रम में बात की कि उन्होंने अंगूर भी पैदा किए हैं, वो बादाम भी पैदा कर रहे हैं और वो सेब भी पैदा करते हैं। उसके अलावा मधुमक्खी पालन और वर्मी कंपोस्ट की कहानी भी हमने उनसे सुनी। इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नरेंद्र जी, बहुत संक्षेप में अब बादाम की कहानी को हम खत्म कर लेते हैं। केवल मुझे ये बताइए कि ये जो प्रजाति आप लगाते हैं, निश्चित तौर पे जो आप बता रहे हैं कि 46 डिग्री में अखनूर में होता है, तो ये वो प्रजाति नहीं होगी जो कि पहाड़ों पे होती है। तो ये प्रजाति, ये जो पौधा है या बीज है, क्या लगता है, कहाँ से आप हासिल करते हैं, और दूसरे कोई किसान अगर इस प्रयोग को अपने यहाँ दोहराना चाहें तो उनको क्या करने की जरूरत है?
देखिए, कोई भी किसान अगर इसके बारे में जानकारी लेना चाहे तो यूट्यूब पे मैंने अपना चैनल बनाया हुआ है, राणा गोल्ड एप्पल करके। उस चैनल पे पूरी जानकारी मैं देता हूं कि पौधा लगाने की तैयारी, उसकी काट छांट की तैयारी, वो अलग अलग वीडियो मेरी डली हुई है। और कोई मेरे से बात करके पूछना भी चाहे तो पूछ भी सकता है। और दूसरा, मेरे से पौधा लेना चाहे तो मैं फार्मर को पौधे भी अवेलेबल कराता हूँ, अपने यहीं पे मैं पौधे तैयार करता हूँ। ये वैरायटी वो नहीं है जो पहाड़ों पे होती है। पहाड़ों पे जो होती है वो वहां पे वो वाली वैरायटी होती है जो कागजी बादाम है, क्योंकि कागजी बादाम के लिए टेम्परेचर 30-32 से ऊपर नहीं चाहिए और उस पे बर्फ गिरनी बहुत जरूरी है। बट ये वैरायटी जो है, इस पे बर्फ की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुप्त अवस्था में जाने के लिए शीत लहर की जरूरत है। और ये पूरी तरह हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश पूरी तरह कामयाब है, चारों स्टेट में। इवन गुजरात के कच्छ एरिया में पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। मंडी.com से जब हम लोग एक बार सेब की कहानी करने के लिए गए थे शिमला के काफी ऊपर, तो वहां पे हम लोगों को यही बताया गया था कि जो सुप्तावस्था की आपने बात की, हाइबरनेशन की, कि करीब करीब 1.5 से 2 महीना पेड़ के जो सेब का पेड़ है उसको हाइबरनेशन में होना चाहिए, तभी उसके बाद उसमें अच्छे फल आते हैं। तो ये जो फल आते हैं जो हरियाणा में या जो मान लीजिए मैदान के दूसरे जगहों पर, इसमें और उन जो पहाड़ के फल, उसमें फर्क क्या होता है और क्या खास सावधानियां या तैयारियों की जरूरत होती है किसान अगर मैदानों में सेब की खेती करना चाहे? देखिए, जो पहाड़ों में वैरायटी होती है वो अलग होती है, और जो यहाँ वैरायटी है ये है अन्ना और डोरसेट गोल्डन, जो कि पालमपुर यूनिवर्सिटी ने हाई टेम्परेचर में होने वाली वैरायटी, मैदानी इलाके में होने वाली वैरायटी तैयार की है। 2015 में पंजाब केसरी के अंदर एक पालमपुर यूनिवर्सिटी ने अपना ऐड डाला कि उन्होंने एक वैरायटी तैयार की है जो कि पंजाब में होशियारपुर में किसी फार्मर के यहां लगवाई थी। वो फोटो फार्मर के साथ वहां के साइंटिस्ट भी खड़े थे। वो फोटो पंजाब केसरी में आई। जैसे ही आई तो क्योंकि मेरा नई नई वैरायटी में इंटरेस्ट था तो मैंने वो अखबार उठा लिया। उसकी तह तक जाते जाते मैं पालमपुर यूनिवर्सिटी तक पहुंचा, उस वैरायटी के बारे में पूरी जानकारी ली। तब मुझे पता लगा भाई ये वैरायटी जब पंजाब में हो सकती है, मेरे हरियाणा में भी हो सकती है। वहां से मैं मदर प्लाट लेके आया, अन्ना और डोरसेट गोल्डन। इसको बर्फ की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुप्त अवस्था में जाने के लिए 2-3 डिग्री की अगर टेम्परेचर आ जाता है और 15-20 दिन तक वो टेम्परेचर रहता है तो डोरमेट सीजन में चले जाते हैं। डोरमेट सीजन में जाने के बाद इन पे फ्रूटिंग अच्छी आती है। वहां से ला करके मैंने यहाँ पे लगाया और यहीं पे फिर डेवलप किया। और दूसरे जब मेरे यहाँ फल आ गया तो मैंने फिर फार्मर्स को बताया कि हमारे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश चारों स्टेट में पूरी तरह से ये वैरायटी हो सकती है। अच्छा, तो नारायण जी, ये जो वेराइटीज हैं, चाहे वो बादाम की है चाहे सेब की है, इनकी मार्केटिंग में आपको कभी कोई दिक्कत आती है? ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि जब भी हम लोग सेब लेने जाते हैं एक आम उपभोक्ता की तरह, तो तुरंत सेब वाला ये बताता है कि ये कश्मीर का सेब है या ये किन्नौर का सेब है या ये शिमला का सेब है। जो हरियाणा के सेब हैं या गुजरात के या मान लीजिए कि मध्य प्रदेश या राजस्थान के सेब हैं, वो आमतौर पे कहीं वैसे दिखते नहीं है, दिखते हुए उनके परिचय के साथ। तो क्या समझा जाए इसकी मार्केटिंग जो है वो कितनी कठिन है और उसमें कितना आपको फायदा होता है? देखिए, अभी तो हरियाणा के अंदर सेब उग ही नहीं रहा था, तो हरियाणा के सेब की पहचान कैसे बनेगी? अभी तो सेब कश्मीर का, अखनूर का या किन्नौर का या शिमला एरिया का, क्योंकि वहीं पे सेब हो रहा था। अब हरियाणा में सेब बोने लग गया और इतनी अच्छी तरह से कामयाब हो गया। और जिस टाइम हरियाणा में सेब पकता है जून के महीने में, 15-20 जून के आसपास ये पकना शुरू हो जाता है और 10 जुलाई तक सारा पक जाता है। उस टाइम इंडिया में कहीं भी सेब नहीं पैदा होता, या तो स्टोर का मिलेगा या बाहर के देश का मिलेगा। तो अब आहिस्ता आहिस्ता आने वाले 2-3 साल के बाद, क्योंकि 3 साल के बाद इस पे फल आता है। जो फार्मर मेरे से ले गया, हजारों फार्मर के यहाँ पौधे लग चुके हैं, 1-2 साल से उन पे फल भी आने शुरू हो गए। आने वाले 3-4 साल के अंदर हरियाणा, पंजाब में भी एक पहचान बन जाएगी, भैया हरियाणा का सेब है। क्योंकि अब की बार मैंने अपने फार्म से 10 और 11 तारीख 2 दिन के लिए मैंने 10 तारीख रखी थी, 10 जून को मैं अपने फार्म से सेब सेल करूंगा। लोग पूछते थे ना, तो भाई कब दोगे, हमें सेब चाहिए। तो और मैंने एक कंडीशन और रख दी, 1 या 2 किलो ही एक फार्मर को दूंगा जो भी लेने आएगा, और फार्म पे अपनी मर्जी से तोड़ के ले जा सकता है, तुलवा के। 150 रुपए किलो के हिसाब से मैंने दिया। और 28 पेड़ मेरे पुराने थे, उन्हीं पे फल अभी तरह अच्छे से आया था, तो बाकी पे तो अभी थोड़ा थोड़ा आया था ना।
तो मेरा फार्म से ही सारा सेल आउट हो गया 150 रुपए किलो के हिसाब से 2 दिन में पूरे। मैं कहूँ कच्चे भी नहीं छोड़े फार्मर ने, कहने लगा नहीं हमने तो टेस्ट करना, दे दो। और शुक्रिया आपका नरेंद्र जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये तमाम रोचक बातें हमारे दर्शकों को बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, जय हिंद। तो ये थे नरेंद्र सिंह चौहान हरियाणा के करनाल से, जो बात कर रहे थे हमसे अपनी खेती की कहानी के बारे में। और नरेंद्र सिंह चौहान ने हम लोगों को बताया कि किस तरह उन्होंने खेती के कई मील के पत्थर उन्होंने तैयार किए, उनको पार किया। और अगर कुल मिलाकर एक प्रगतिशील किसान के तौर पे उनके पूरे जो खेती का करियर है उसको देखें तो एक बात तो समझ में आती है कि आप खेती करें, जुनून से करें, पैशन से करें, पढ़ाई लिखाई भी साथ में थोड़ा सा करें। जो नई मैगजीन्स आ रही हैं, जो यूनिवर्सिटीज में जो प्रयोग हो रहे हैं, उनमें जो बातें निकल के आती हैं उनको भी पढ़ें, उनको अपने खेतों पर दोहराएं और जाके कृषि वैज्ञानिकों से मिलें, किसी परेशानी को हो तो उनको डिस्कस करें। और इस तरह से आप नई नई चीजें कर सकते हैं, नए बाजार पैदा कर सकते हैं और बाजार में अपने लिए नई कीमतें भी खड़ी कर सकते हैं। मंडी.com से अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।